हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, ये हमारे बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है जिसमें हम ग्रामर सीख रहे हैं। और अभी तक जो भी हमारे सेशन को देखे ना हो वो जा कर के पिछले वीडियो को देखें, उसके बाद इस क्रम में आकर के पढ़ें। दोस्तों, बहुत अच्छा पार्ट चल रहा है, बहुत अच्छा ग्रामर का सेशन चल रहा है। बस आपको ज़रूरत है एक कंसंट्रेशन की और एक एकाग्रचित माइंड की। आप एक जगह अस्थायी रूप से पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करिए दोस्तों, तो उसमें वो चीज़ें मिलेंगी आपको जो हर कंपटीशन में आपके साथ उनसे मुलाकात होती है। आइए देखते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ वुड का प्रयोग, मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम वुड का प्रयोग बता रहे हैं। तो हमने कल तक वुड के तीन यूज पढ़ लिए थे। थर्ड यूज ये था दोस्तों कि सब्जेक्ट के साथ यदि वुड हैव B3 आ गया तब ये हमेशा निगेटिव का भाव से शो करता है, यानी कि काम होना होता है लेकिन काम होता नहीं है। कोई काम या घटना होने को होता है लेकिन वो काम या घटना होता नहीं है। ये बातें मैंने होता है कि नहीं होता, वो इनकम्प्लीट होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें, तो ये तीसरा यूज था। आइए चौथा यूज देखते हैं, यूज नंबर 4, जिसमें हम आपको बताएंगे। देखिए भाई, यूज नंबर 4 हेडिंग डालिए। देखिए क्या कहता है भाई यूज नंबर 4। ये कहता है कि जो हमारे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे वुड रैदर, वुड सूनर, वुड बेटर, है ना दोस्तों। ये वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो एक अपना व्यू देते हैं, अपना परसिपिटेशन देते हैं, अपना परिपेक्ष्य देते हैं दोस्तों। वो अभी हम आपको समझाते हैं कैसे क्या देते हैं। देखिए भाई, यूज नंबर 4, यूज नंबर 4 देखिए भाई ज़रा। देखिए मैंने क्या कहा, वुड रैदर, वुड रैदर, वुड सूनर, वुड बेटर, वुड बेटर, वुड रैदर, वुड सूनर, वुड बेटर, है ना भाई। ये शब्द एक फ्रेज होते हैं। ये शब्द देखिए, एक शब्द से कई वर्ड मिले, यानी कई वर्ड मिलकर बनाए हैं। तो ये शब्द एक फ्रेज होते हैं, एक फ्रेज होते हैं, ठीक है भाई, जिनके द्वारा प्रेफरेंस का भाव प्रकट होता है। ठीक है भैया, ज़रा देखिए आगे और ध्यान दीजिए ज़रा। इनके पश्चात इन्फिनिटिव बिना टू के आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि वुड रैदर, वुड सूनर, वुड बेटर, है ना भाई। ये एक प्रेफरेंस का भाव देते हैं और इनके बाद जो है हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है दोस्तों। हर बार एग्ज़ाम में इतनी बार पूछा जाता है ये पॉइंट कि हद है दोस्तों। हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई पॉइंट इसका पूछा जाता है। और इसके बाद हमेशा जो है जब भी आती है क्रिया वो हमेशा टू लेकर के आती है, जबकि मैंने कहा कि इन्फिनेटिव विदाउट टू। अब ज़रा इन्फिनेटिव विदाउट टू क्या होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव हमेशा 2 + B1 होता है ना। 2 + B1 होता है, ये हमारा इन्फिनेटिव होता है दोस्तों।
ये इन्फिनेटिव होता है। और मैंने कहा इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो दोस्तों ये जो 2 + b1 होता है इसमें 2 नहीं होगा, सिर्फ b1 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, विदाउट इन्फिनेटिव, जिसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो यानी कि ये 2 से पहले, b1 से पहले 2 न लगेगा तो विदाउट इन्फिनेटिव हो जाएगा, और 2 + b1 होगा तो इन्फिनेटिव होगा। दोस्तों इतनी बातें समझिएगा। और क्रिया की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, है ना दोस्तों, नहीं तो पता चला सेकंड थर्ड आप लगाते चले जाइए। तो क्योंकि भाई जब विदाउट 2 हो रहा है तो 2 अकेले नहीं आएगा, बाकी तो b1 तो रहेगा दोस्तों। तो इसलिए इसको ये समझिए। तो मैंने कहा कि इनके बाद हमेशा जो भी क्रिया आती है हमेशा बिना 2 के आती है, विदाउट 2 आता है। ठीक है भाई, आगे जरा देखिए। इन शब्दों के स्थान पर ज़रा एक नोट भी है इसी में, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। ज़रा देखिए, इन शब्दों के स्थान पर, मतलब कि वुड रादर, वुड सूनर, वुड बेटर। ठीक, इन शब्दों के स्थान पर हैड, रादर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, हैड बेटर, हैड सूनर। ठीक है भाई, का भी प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है भाई, अब ज़रा इसका एक ब्रीफ समझ लीजिए कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। एक बात हमेशा नोट करिएगा भाई, मैंने क्या लिखा, वुड रैदर, सूनर, बेटर। ये मैंने लिखा हैड, रैदर, सूनर और बेटर। इन सब के बाद एक बात नोट कर लीजिएगा, हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट 2 आता है, इन्फिनेटिव विदाउट 2 आता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी वुड रादर देता है, वुड या फिर हैड के साथ देता है, वुड के साथ कभी कभी हैड के साथ देता है। तो हमेशा जान लीजिएगा कि उसके बाद इन्फिनेटिव हमेशा विदाउट 2 आएगा, कभी भी 2 लेकर के इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ये नोट करिएगा दोस्तों। चलिए भाई आइए देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल। मैं फ़ीस जमा करना पसंद करूँगा, जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल, मैं फ़ीस जमा करना पसंद करूँगा, मैं फ़ीस जमा करना पसंद करूँगा, अब ज़रा देखिए भाई, मैं फ़ीस जमा करना पसंद करूँगा, क्या हो जाएगा, आई वुड बेटर पे फ़ी। देखिए पे मीन्स अदा करना या जमा करना। देखिए मैंने ये जमा करना हमारी क्रिया है, तो क्रिया यदि ऐसा लगा के देखा एग्जाम में, मैं बताता हूँ। आई कर दिया, ठीक है दोस्तों, एक कॉलम बना दिया, वुड बेटर, सेकंड कॉलम बना दिया, टू पे फ़ी, ये थर्ड कॉलम बना दिया। उसके बाद आपका नो एरर का कॉलम बना दिया, ये डी ऑप्शन बना दिया, है ना भाई। तो बच्चा देखेगा आई वुड रदर टू पे फ़ी नो एरर, ठीक है।
तो नो एरर में वार्ता वो चला जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसको सही सही दिख रहा है ना। लेकिन एक बात पॉइंट यही नोट करिएगा कि वुड रदर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड सूनर, है ना, हैड रदर, ये जितने भी ये वर्ड हैं जो मैंने लिखा है, ये और ये, इनके बाद हमेशा इन्फिनेटिव विदाउट टू आता है। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू आया है दोस्तों, इसीलिए ये क्या हुआ हमारा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। मैं रुकने की अपेक्षा जाना पसंद करूँगा। मैंने क्या कहा, मैं रुकने की अपेक्षा जाना पसंद करूँगा, अब ज़रा इसको देखिए भाई, मैं रुकने की अपेक्षा जाना पसंद करूँगा, तो आई वुड सूनर, अब जाना भाई, जाने के लिए क्या हो जाएगा, गो। देखिए इन्फिनेटिव बिना टू आया, देन स्टे। ठीक है भाई, इतनी बातें। ठीक है, ये बातें समझ में आई, मैं इनको अब हटाता हूँ, ज़रा देखिए। आइए भाई, हम एक यूज देखते हैं, नोट देखते हैं भाई, नोट। ये भी बहुत अच्छा नोट है, ज़रा नोट करिएगा। इन सभी शब्दों के स्थान पर कौन शब्द, वुड बेटर, सूनर, रेदर, हैड बेटर, सूनर, रेदर, तो यानी जो बेटर, सूनर, रेदर है, इन सभी शब्दों के स्थान पर लाइक का प्रयोग किया जा सकता है। किसका भाई, वुड लाइक का प्रयोग किया जा सकता है। ज़रा इसको नोट कर लीजिएगा, इन सभी शब्दों के स्थान पर, इन सभी शब्दों के स्थान पर, इन सभी शब्दों के स्थान पर वुड लाइक, मैंने क्या कहा भाई, वुड लाइक का प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, कुछ भी लिख दीजिए, वुड लाइक का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इनके पश्चात, है ना भाई, किंतु इसके पश्चात इन्फिनेटिव विथ टू आता है। बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, इन्फिनेटिव विथ टू आता है। अब यहाँ ज़रा समझिए, मैंने क्या कहा कि इन सभी शब्दों के स्थान पर, मतलब कि जो हमारे शब्द थे वुड, रेदर, सूनर और बेटर, और हैड, रेदर, सूनर, बेटर, भाइयों इनका अभी तक यूज करते थे इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि जो भी इन्फिनेटिव आता था विदाउट टू आता था, विदाउट टू। यदि मैं कह दिया इन सभी शब्दों के स्थान पर वुड लाइक का प्रयोग कर दें, है ना भाई, किसका, वुड लाइक का प्रयोग हो जाएगा, तब ये अपने साथ हमेशा, यानी इन सभी शब्दों के स्थान पर वुड लाइक का प्रयोग होगा, तो ये हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव विथ
टू लेगा दोस्तों, यानी कि अपने साथ इन्फिनेटिव 2 प्लस b1, यानी कि मैंने यहाँ पर बात की है 2 प्लस b1 की, नहीं, सिर्फ b1 की बात की है, यानी कि विदाउट 2 वाला इन्फिनेटिव, यानी कि यहाँ 2 नहीं रहेगा। यहाँ किसकी बात की मैंने? 2 प्लस b1 की बात की। ठीक है भाई, तो ये मैंने बात की, ये बात मैंने इसके साथ की है। तो वही चीज़ें मैं सेंटेंस में आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ वुड लाइक के साथ 2 प्लस b1 आ रहा है और कहाँ इसके साथ विदाउट 2 आ रहा है। ठीक है भाई, आइए ज़रा समझिए, ज़रा इनको एग्जाम्पल समझिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ। मैं लिखने की अपेक्षा, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मैं लिखने की अपेक्षा पढ़ना पसंद करूँगा, ज़रा ध्यान दीजिए भाई। आई वुड लाइक क्या? टू रीड देन राइट। इतनी बातें समझ में आई? समझ में आई भाई? अब ज़रा इसको हम उस हिसाब से बनाएं। वुड रेदर रीड देन राइट। अब यहाँ कुछ अंतर भाई समझ में आ रहा है? ज़रा देखिए, कुछ अंतर समझ में आ रहा है दोस्तों। वुड लाइक का यूज हुआ है तो इन्फिनेटिव आया है, देखिए इन्फिनेटिव विथ 2 आया है, और वुड रेदर का प्रयोग हुआ है दोस्तों तो इन्फिनेटिव विदाउट 2 आया है। बातें समझ में आई? यानी कि एक निष्कर्ष यहाँ से निकल रहा है कि जब भी हम वुड लाइक हमको दिखेगा सेंटेंस में, ठीक है, तो उसके बाद जब भी क्रिया आएगी तो हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेगी ही लेगी, और वुड रेदर अपने साथ, यानी कि वो जो मैंने 5-6 वर्ड लिखा है, हैड रेदर, हैड सूनर, हैड बेटर, वुड रेदर, वुड सूनर, वुड बेटर, अपने साथ कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लेगा, इन्फिनेटिव विदाउट 2 होगा दोस्तों। यहाँ तक बातें समझ में आई भाई? चलिए आइए देखते हैं यूज नंबर 5। यूज नंबर 4 समझ में आ गया भाई, अब यूज नंबर 5 देखते हैं, ज़रा समझिए। यूज नंबर 5 क्या है? मैं कहता हूं दोस्तों कि आप इंग्लिश एक जगह अच्छे से अस्थायी रूप से विथ कॉन्सेप्ट पढ़िए, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप वो पॉइंट पाएंगे जो आपको हर एग्ज़ाम में उनसे मुलाकात होती है दोस्तों। क्योंकि रिमार्क और नोट, बाकी देखिए ये बेसिक ग्रामर का पार्ट है भाई। अगर आप लोग सोचेंगे कि ये क्या सर इतना लेंदी पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये आप अगर इनका शार्ट कट चाहिए तो मैं उसको अभी नहीं दोस्तों, जैसे ही हमारा पार्ट समाप्त हो जाएगा मैं इनका ब्रीफ भी आपको बताऊंगा, ब्रीफ भी लेकर के आऊँगा, जो मैं सीधे सीधे जो एग्ज़ाम में पॉइंट आते हैं मैं वो आपको लिखाता चलूँगा, बताता चलूँगा। लेकिन ये दोस्तों हमारा बेसिक ग्रामर है, जो बेसिक ग्रामर है ये हर लेवल के बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके लिए है, चाहे वो 11-12 का हो, CBSE ICSE का हो, या फिर वो किसी कंपटीशन से जुड़ा हो बच्चा, उसके लिए है, क्योंकि एक एक पॉइंट उसको सीखने की ज़रूरत है ना भाई। तो जो जिसका बेसिक ग्रामर कमज़ोर हो वो हमारे यहाँ उनका स्वागत है, वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, एक एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। आइए ज़रा यूज नंबर 5 देखते हैं भाई। वुड के प्रयोग द्वारा, ज़रा लिखिए भाई, वुड के प्रयोग द्वारा वुड के प्रयोग द्वारा भूतकाल में
भूतकाल में हुए किसी कार्यों पर देखिए भाई, वुड के प्रयोग द्वारा भूतकाल में हुए किसी कार्यों पर असंतुष्टि किसका असंतुष्टि का भाव प्रकट होता है। असंतुष्टि का भाव प्रकट होता है। असंतुष्टि का भाव प्रकट होता है भाई, है ना। तथा जिससे सलाह एवं सुझाव का भाव भी प्रकट होता है। ठीक है भाइयों, ज़रा देखिए, मैंने कहा वुड के प्रयोग द्वारा भूतकाल में किसी कार्यों पर आप असंतुष्टि व्यक्त करेंगे और उनसे सलाह या सुझाव का भी भाव प्रकट होता है। ज़रा देखिए, मैं कह दूं, जैसे आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दें। मैं कह दूं जैसे एग्जाम्पल में, आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दें। पहली बात तो अब यहाँ समझिए, मैंने असंतुष्टि की बात की, तो ज़रा बताइए आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दें। इसका कहने का मतलब है कि अभी तक आप जिस हिसाब से पढ़ रहे थे या जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो उनको क्या दे रहा है, असंतुष्टि दे रही है। वो उनको लगा कि इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो उन्होंने उसके बाद क्या दिया, आपको सलाह या सुझाव दिया कि आप अपनी पढ़ाई में और ध्यान दें, है ना। ये एक प्रकार का सुझाव भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है ना दोस्तों। तो ये बातें समझ में आई ना आपको, असंतुष्टि कहाँ हो रही है और सुझाव और सलाह कहाँ हो रहा है। चलिए भाई, जैसे मैं कह दूं, क्या हो जाएगा, यू वुड, ध्यान दें यानी कि पे, और मोर अटेंशन, आप कहाँ देना है भाई, मोर अटेंशन, अपनी पढ़ाई में, इन योर स्टडी, ठीक है भाई। ये बात से समझ में आई। सब्जेक्ट वुड लगा, ध्यान देने की आवश्यकता है, पे, मोर अटेंशन इन योर स्टडी। आइए भाई, ज़रा ऐसे वाक्यों में ज़रा एक ब्रीफ नोट्स ले लीजिए। ऐसे वाक्यों में वुड के स्थान पर माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ज़रा देखिए एग्जाम्पल से भाई, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आप विनम्रतापूर्वक बात करें। आप विनम्रतापूर्वक बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, यू
यू आपके लिए यू। अब चाहे वुड यूज करिए या फिर माइट करिए। चलिए मैं दोनों बना देता हूँ। वुड टाल्क, यू वुड टाल्क कैसा भाई? पोलाइटली, पोलाइटली। या मैं कह दूँ यू माइट टाल्क पोलाइटली। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट। तो आप विनम्रता पूर्वक बात करें तो ये आपको एक सलाह भी दी जाती है, यानी कि उसके बाद आपको इससे भी निकल रहा है कि आप विनम्रता पूर्वक बात नहीं करते, यानी कि जो भी आप बात करते हैं उससे हमको असंतुष्टि हो रही है। तो आप ऐसा करें तो हमको एक प्रकार का सलाह सुझाव भी होगा, एक प्रकार की असंतुष्टि होगी, है ना दोस्तों। तो समझ में आया दोनों बातें? यहाँ पर भी उसी हिसाब से यहाँ पर तो मैंने ये छोटा सा लिखा है कि वुड की जगह पर हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। आइए ज़रा देखिए। चलिए भाई इसके आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट यूज चलते हैं दोस्तों। यूज ऑफ शुड क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग। आप शुड का प्रयोग देखिए भाई, ये क्या है? आपको जैसे बताया था कि मे का पास्ट टेंस माइट होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है और बिल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो शैल का पास्ट टेंस शुड होता है दोस्तों। ये भी वही है कि ये शैल का पास्ट टेंस है जिसका अर्थ होता है चाहिए। शैल का पास्ट टेंस शुड है प्यारे बच्चों, और जिसका अर्थ है निकलता है चाहिए के भाव में अर्थ निकलता है। ये ज़रा देखते हैं इनके कई यूज होते हैं, ज़रा लिखिए भाई इनका। शैल का देखिए भाई पास्ट टेंस, शैल का पास्ट टेंस क्या होता है? शुड होता है। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है दोस्तों, है ना भाई। शुड का अर्थ होता है, शुड का अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है भाई? शुड का अर्थ होता है चाहिए, है ना दोस्तों। इनके निम्नलिखित प्रयोग हैं, इनके निम्नलिखित प्रयोग हैं। ज़रा देखिए भाई, शैल का पास्ट टेंस शुड होता है और शुड का प्रयोग होता है, शुड का अर्थ होता है चाहिए, और चाहिए और इसके निम्नलिखित यूज हैं। आइए ज़रा देखते हैं। यूज नंबर फर्स्ट, यूज फर्स्ट। यूज फर्स्ट ये है दोस्तों कि शुड का प्रयोग अब चाहिए तो हम इनको एडवाइस सजेशन है ना के भाव में भी इनको करते हैं। जैसे कि आपको यह काम करना चाहिए, तो मैं वहाँ पर उनको सलाह दे रहा हूँ आपको ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उनको सलाह दे रहा हूँ, एक प्रकार का सुझाव दे रहा हूँ, तो शुड का प्रयोग वहाँ भी करना चाहिए। ज़रा लिखिए भाई, शुड के प्रयोग द्वारा, लिखिए भाई, शुड के प्रयोग द्वारा एडवाइस सजेशन, ड्यूटी
का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। अब ये क्या है भाई? एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी का भाव प्रकट होता है। ज़रा देखिए भाई, मैंने क्या कहा? आपको ऐसा करना चाहिए या आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, करना चाहिए। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको एक प्रकार का एडवाइस, सजेशन है और आपको समझिए एक प्रकार की ड्यूटी भी है। ड्यूटी में होता है दोस्तों कर्तव्य, जो आपका नैतिक कर्तव्य है, जिसको मोरल ड्यूटी भी कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं, कर्तव्य कहते हैं, है ना। ये कर्तव्य है कि हमको बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं? शुड का यूज, शुड ओबे एल्डर्स, यू शुड ओबे या रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है भाई। और जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना चाहिए। भाई आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, एक सजेशन एडवाइस है, तो वहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड क्या हो जाएगा भाई? व्याकरण के नियमों का भाई ऑब्जर्व, यू शुड ऑब्जर्व द रूल ऑफ द रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है भाई, इतनी सी बातें। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। यू शुड ओबे या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना भाई। तो सारी चीज़ें जहाँ आपको लगे कि एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी का भाव प्रकट हो, ऐसा करना चाहिए, है ना। क्या निकलना चाहिए? चाहिए का सेंस निकले तो वहाँ हम तुरंत किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए ज़रा देखते हैं। यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड, यूज सेकंड देखिए, शुड के प्रयोग द्वारा, शुड के प्रयोग द्वारा गेस या डाउट, गेस यानी कि अनुमान लगाना, गेस या डाउट का भी भाव प्रकट होता है, का भी भाव प्रकट होता है। अब जरा ये कैसे कैसे डाउट का भाव प्रकट होगा, जरा बताइए। जैसे मैं कह दूं, जैसे राम को आज वापस आना चाहिए, आना
चाहिए। राम को आज वापस आना चाहिए। ज़रा यहाँ गौर करिए, मैं एक अनुमान भी लगा रहा हूँ, हमको डाउट भी है कि आएगा कि नहीं आएगा, कुछ पता है नहीं है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि राम को आज वापस आना चाहिए। या फिर आप अपने किसी दोस्त के बारे में सोचिए कि मेरे दोस्त को आज एग्ज़ाम दे करके वापस आना चाहिए। या अब वो ना आए अलग की बात है। तो यहाँ गेस पर सारा काम हो, जहाँ गेस होगा, गेस पर यानी संदेह अनुमान पर लगाएंगे तो वहाँ डाउट होगा ही होगा कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ना दोस्तों। तो वही बातें मैं कह रहा हूँ कि जहाँ गेस होगा, जैसे ही गेस लगाएंगे वो अपने आप डाउट उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, मैं कहूँ राम शुड क्या हो जाएगा भाई, रिटर्न या कम बैक टुडे। कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी भाई बताइए। ज़रा दूसरा एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कह दूं उसे वहाँ उपस्थित होना चाहिए, उसे वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अब ज़रा देखिए भाई क्या हो जाएगा, यू शुड प्रेजेंट देयर, है ना भाई। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि गेस या डाउट का भी भाव किसके द्वारा आता है, शुड के, कि राम को वापस आना, आज वापस आना चाहिए। तो वहाँ पर गेस लगा रहा है कि ऐसा उसको करना चाहिए, या फिर मोहन को बाज़ार से वापस आना चाहिए, है ना। तो वो गेस है, एक गेस लगा रहा है कि ऐसा उसको करना चाहिए या उसको आना चाहिए, लेकिन गेस के साथ साथ डाउट। आप एक बात ज़रूर नोट करिएगा दोस्तों कि जहाँ गेस है वहाँ डाउट भी है, यानी कि अनुमान पर जितना काम करेंगे उसमें डाउटनेस ज़्यादा होगी दोस्तों, तो डाउट भी है। उसे वहाँ उपस्थित होना चाहिए, अब है कि नहीं है ये गेस पे उपस्थित होना चाहिए ऐसा उन्होंने व्यक्त कर दिया। अब है कि नहीं है ये डाउट में भी है ना दोस्तों। तो ये सारी बातें हम शुड के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। आइए चलिए भाई यूज थर्ड देखते हैं। चलिए यूज थर्ड अब क्या कह रहा है भाई, शुड के प्रयोग द्वारा। अब शुड का प्रयोग किसी पॉसिबिलिटी में होगा, ज़रा कैसे होगा ये देखिए भाई। यूज थर्ड आपका मतलब कि ऐसा कि कुछ चीज़ ऐसा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स समझ, जैसे आज वर्षा होना चाहिए, जैसे मैं कह दूं आज वर्षा होना चाहिए, तो यहाँ संभावना दिखाई पड़ रही है, हो सकता है हो जाए वर्षा या नहीं भी हो सकता है, लेकिन संभावना है, होना चाहिए मतलब कि संभावना है होने की। तो क्या हो जाएगा, इट शुड रेन टुडे। होगा कि नहीं होगा भाई, इट शुड रेन टुडे। तो यही मैं कहने चल रहा हूँ कि शुड के प्रयोग द्वारा पॉसिबिलिटी का भी भाव प्रकट होता है। ज़रा लिखिए भाई यूज नंबर थर्ड में, शुड के प्रयोग द्वारा पॉसिबिलिटी का भी भाव प्रकट होता है।
शुड के प्रयोग द्वारा पॉसिबिलिटी का भी भाव प्रकट होता है। ठीक है दोस्तों, जरा पॉसिबिलिटी में एग्जांपल आपने देख लिया। मान लीजिए एग्जांपल, आज परिणाम घोषित होना चाहिए। आज परिणाम घोषित होना चाहिए। अब ज़रा यहाँ देखिए भाई, पॉसिबिलिटी है ना, आज परिणाम घोषित होना चाहिए, यानी कि हो सकता है उस दिन परिणाम घोषित होता हो हर साल, है ना। तो वो संभावना है कि आज ऐसा होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो हो सकता है हो जाए, है ना। तो ज़रा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर टुडे। क्या हो जाएगा भाई, रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड टुडे। शुड बी डिक्लेयर्ड टुडे। है ना दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। आज वर्षा होना चाहिए, यानी कि ऐसा होना चाहिए, संभावना पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो ये आपको वहाँ पर शुड का यूज करना चाहिए। चलिए भाई, नोट हो गया। चलिए आइए देखिए, ज़रा यूज नंबर 4 देखिए। शुड का प्रयोग कंडीशन के भी भाव में किया जाता है। शुड का प्रयोग कंडीशन के भी भाव में किया जाता है। ज़रा देखिए, शुड का प्रयोग कंडीशन के भी भाव में प्रयोग किया जाता है। अब कंडीशन के भाव में ज़रा देखिए भाई कैसे, कंडीशन के भाव में, कंडीशन यदि आज वर्षा हो जाएगी, यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ज़रा एग्जांपल से देखिए, यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ज़रा ध्यान दीजिए भाई, क्या कह रहा है, बातें समझ में आई। कंडीशन यानी कि आज वर्षा हो जाएगी तो नहीं, अगर हो जाएगी वर्षा, कंडीशन ये है कि यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर, तो ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है, ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। यानी कंडीशन ये है कि वर्षा हो जाएगी तो मैं, रिजल्ट क्या निकलेगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो यदि वाली क्लॉज है, ये क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाती है, और ये क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी कि एक कंडीशन है एक रिजल्ट है। ज़रा देखिए इसको क्या कैसे कहते हैं भाई, इफ इट शुड रेन टुडे, इफ इट शुड रेन टुडे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो आउट। समझ में आया भाई, आई शैल नॉट गो आउट। यदि आज वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, संभावना यानी कंडीशन है कि नहीं। यदि वह वापस आएगा,
यदि, ज़रा देखिए भाई नेक्स्ट, यदि आज वह आएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। तो मैं वापस चला जाऊंगा। अब इसमें देखिए ज़रा भाई, यदि आज वह आएगा, यदि आज वह आएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। इफ़ क्या हो जाएगा, इफ़ ही शुड कम, इफ़ ही शुड कम कब, टुडे, ये क्लॉज ऑफ कंडीशन है। आई, मैं वापस चला जाऊंगा, आई गो बैक, आई रिटर्न, है ना भाई, तो कुछ भी हो सकता है। तो आई शैल गो बैक, मैं वापस चला जाऊंगा। इतनी बातें समझ में आई भाई। ये यूज नंबर 4 है जो मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन का भाव देता है। देखिए यहाँ पर कंडीशन दिख रही है ना, यदि वर्षा हो जाएगी, जब तक वर्षा नहीं होगी, यदि वर्षा नहीं होगी तो मैं बाहर जाऊंगा, यदि वर्षा हो जाएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यदि आज वह आएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, यदि नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हमारी कंडीशन है और ये हमारा रिजल्ट है ना भाई। चलिए चलिए भाई, इसका लास्ट यूज है, ज़रा देख लीजिएगा, यूज नंबर 5। यूज नंबर 5 देखिए भाई, वही दोस्तों जैसे मैंने कि पिछले कैन के साथ कोड में बताया, मैं के साथ माइंड में बताया और बिल के साथ ओड में बताया कि जब कोई कार्य अथवा घटना भूतकाल में हो और वह कार्य व घटना घटित ना हो अर्थात निगेटिव का भाव दे, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, वुड हैव प्लस B3 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, शुड हैव प्लस B3 का, है ना भाई। बस अंतर इतना है दोस्तों। आइए ज़रा देखते हैं, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना, जब भूतकाल में किसी कार्य अथवा घटना के होने का भाव प्रकट हो, किंतु वह कार्य अथवा घटना, है ना, का भाव प्रकट हो या संभावना हो, किंतु वह कार्य अथवा घटना घटित न हो अर्थात नकारात्मक, निगेटिव का भाव प्रकट हो, अर्थात निगेटिव का भाव प्रकट हो, है ना दोस्तों। तो प्रकट हो तो शुड हैव B3 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए भाई, किसका प्रयोग किया जाता है, शुड हैव B3 का प्रयोग किया जाता है। ज़रा एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल क्या स्ट्रक्चर देखिए, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा शुड हैव B3 होगा, उसके बाद
ऑब्जेक्ट होगा दोस्तों, ये हमको क्या देगा, निगेटिव सेंस देगा। क्या देगा, निगेटिव सेंस देगा, यानी कि वह काम नहीं हो सकेगा दोस्तों, ये बातें। ठीक है, ज़रा इनको एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल से आपको अभी तक वापस आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए था। आपको अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक नहीं आए, यानी कि निगेटिव का भाव दिया कि नहीं भाई। ज़रा इसी से समझिए, आपको वापस अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं आए, यानी निगेटिव का भाव दे रहा है। तो ज़रा इसको हम ट्रांसलेट करेंगे भाई। यू शुड आपके लिए क्या हो जाएगा, यू शुड हैव कम बैक, यू शुड हैव कम बैक टिल नाउ। अभी तक के लिए क्या आता है भाई, टिल नाउ या सो फार, दोनों वर्ड आते हैं, टिल नाउ या सो फार दोनों। आपको अभी तक वापस आ जाना चाहिए था, यू शुड हैव कम बैक या टिल नाउ। आइए ज़रा भाई, ज़रा देखिए, आपको इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए था, आपको इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए था, चाहिए था। अब इस पे ध्यान दीजिए भाई, आपको इस परीक्षा में शामिल होना चाहिए था। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन आपने शामिल नहीं हुआ, नेगेटिव का भाव क्या हो जाएगा, यू शुड हैव। अब शामिल होना, अपीयर्ड किसमें, इन दिस एग्ज़ाम, किसमें भाई, एग्ज़ाम में। समझ में आया ना दोस्तों इतनी बातें, बताइए भाई। ये बातें यहाँ तक समझ में आई सारी। तो ये था हमारा शुड का यूज दोस्तों, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और ये आज का यहाँ सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपको यूज ऑफ आर्ट 2 पढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट सेशन पर आएंगे दोस्तों। तो मुलाकात होगी कल आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।